बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं एक बजूँगा नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत अरसा पहले, शायद आपको वो याद हो ना हो, मुख्तारा माई केस बहुत हाईलाइट हुआ था। मुख्तारा माई का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी, लेकिन बाद में किसी तरह से उसके साथ वहाँ के लोगों ने, वडेरों ने ज़्यादती की, और वो केस फिर हाईलाइट होते होते यहाँ तक हो गया कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया उस पर तबसरा करता था और उस पर बात करते थे। फिर जैसे होता है इस मुल्क के अंदर कि कहीं न कहीं से किसी केस को जानबूझकर इस तरह से हाईलाइट किया जाता है, या उसके पीछे ऐसे मुहर्रिकात होते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे अमेरिका ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर तालीम के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। बात ये वाली ख़ास नहीं है मुख्तारा माई की। बात ये ख़ास है कि मुख्तारा माई उस वक्त इतनी हिट हो गई कि हर एक टीवी चैनल की ये ख्वाहिश होती थी कि वो मुख्तारा माई को बुलाए और उसका इंटरव्यू करे। इसी तरह से मुख्तलिफ चैनल पे आती, वो एक निजी चैनल पे आई और वहाँ के एंकर ने मुख्तारा माई से कहा कि ये ऐसी कौन सी बात है कि आप ये कहती हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो गई। ये तो पूरी दुनिया में है, अमेरिका में, यूरोप में, ये बड़े बड़े जो महज़्ज़ब तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर भी इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं। तो ये कोई पाकिस्तान में अगर हो गया तो कोई अनोखा या अनहोना नहीं हुआ। मुख्तारा माई इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, देहाती भी थी, लेकिन उसने जो जवाब दिया, उस जवाब ने, आज मैं बताऊंगा कि आज के चीफ जस्टिस को भी पीछे छोड़ दिया, आज के दानिश्वरों को भी उसने पीछे छोड़ा, और उसका जवाब आज से कई दहाइयाँ पहले इतना इंटेलेक्चुअल था कि आज वो, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसने आज के इस सारे सिनेरियो को एक नुक्ते में कैद किया। मुख्तारा माई ने जवाब दिया कि मैं मानती हूँ कि ये रैप, ये ज़्यादतियाँ, ये ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ खेलना पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसने ये कहा कि अगर ये चीज़ अमेरिका में होती है, यूरोप में होती है, बरतानिया में होती है, तो जैसे ही वो मुजरिम या वो शख्स ट्रेस होगा, कानून के कटहरे में आएगा, तो वहाँ उसे सज़ा दी जाएगी। इन मुल्कों के अंदर जो जुर्म है, वो जुर्म उस वक्त तक जुर्म होता है, या वो जो मुजरिम होता है वो उस वक्त तक मुजरिम होता है जब तक वो छुपा रहता है। जैसे ही वो कानून के सामने आता है तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबको पता होता है कि इसने ये जुल्म किया, इसने ज़्यादती की, इसने चोरी की, इसने करप्शन की, इसने कत्ल किया, इसने ख़वातीन के साथ उनकी इज़्ज़त लूटी, लेकिन इसके बावजूद कानून खामोश रहता है। अब आगे आते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का जो मौजूदा दौर गुज़र रहा है, जिसका न सिर्फ पाकिस्तान का ये कहें कि बाबा आदम निराला है, यहाँ का दस्तूर भी निराला है, यहाँ का कानून भी निराला है, यहाँ का चीफ जस्टिस भी निराला है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, मीडिया, दानिश्वर सब निराले हैं। यहाँ काजी ईसा फाइज साहब ने जो सहाफ़ियों के हवाले से, जिसमें मतियुल्लाह जान और दीगर जो सहाफ़ी थे, इनके ऊपर केस थे, कोई अगवा की, कोई इस तरह से, तो उनकी समाअत थी, और उसमें काजी साहब मतियुल्लाह को ये कहते हैं कि आप जैसे सहाफ़ी अगर यूरोप में हों तो आप वो भूखे मर जाएँ, क्योंकि आपके पास तो कुछ होता ही नहीं है, आपके पास यही होता है तनकीद, दो नंबरी और इस तरह की झूठी रिपोर्टें करते हैं जिससे आपका रोज़ी रोटी चलता है। उसके बाद लोगों ने कहा बल्ले बल्ले क्या बात है, लेकिन काजी साहब, काजी फाइज ईसा या इस तरह से जो पाकिस्तान के जस्टिस हैं, वो अपने गिरेबान में झांकना भूल गए। इसलिए भूल गए कि काजी साहब ने ये तो कह दिया कि आप जैसे सहाफ़ी अगर बरतानिया में हों तो वो भूखे मर जाएं, लेकिन वो ये नहीं देख सके कि काजी साहब अगर आप जैसे जज, आप जैसे चीफ जस्टिस, आप जैसे इस मुल्क के अंदर फैसला करने वाले अगर यूरोप में हों तो वो भूखे ना मरें। उनको उल्टा लटकाकर, उनकी चमड़ी उधेड़ कर उसके ऊपर मिर्चें डाली जाएं, क्योंकि साफ़ी तो है, चलें जैसे भी है, उसका वो क्राइटेरिया नहीं आता जो काजी का आता है, जो चीफ जस्टिस का आता है। आप तनख्वाह भी इसी की लेते हैं, मरातब भी इसी की लेते हैं, अल्लाह ताला ने आपको मनसब भी इसी का दिया, अल्लाह ताला ने आपको ये सारी जिम्मेदारियां दी, और इसका जवाब भी अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। आखिरत में आपसे ये पूछा भी जाएगा कि आपने क्या इंसाफ किया। तो काजी साहब, आपका इंसाफ एक तो ये होता है कि जैसे कोई थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हो, लेकिन आप जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ कर रहे हैं, इस इंसाफ की एग्ज़ाम्पल
हिटलर के दौर में हिटलर के पास भी नहीं मिलती। इस इंसाफ की एग्जाम्पल जो दुश्मनी बदतरीन अगर यहूदी या उससे पहले भी कोई अगर दुश्मन थे उस दौर में भी नहीं मिलती। आपकी जो इंसाफ है इसकी मिसाल इस्लाम से पहले या ये कहें कि कबल मसीह भी अगर कोई इस तरह का जुल्म जहाँ पे जहालत और जंगली कानून होता था उसमें भी इस तरह का इंसाफ नहीं मिलता। जो आपका इंसाफ है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइस्ड और अपनी पसंद के और अपने जो मालिक हैं उनकी पसंद के आप फैसले करते हैं, और आपने सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को टारगेट कर रखा है सिर्फ इसलिए कि अपने मुफाद के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपनी 2-3 साल की मज़ीद कुर्सी मजबूत करने के लिए, और ये सब कुछ आपने पाँव के नीचे रखा हुआ है। और अगर आप यूरोप में होते तो आपका क्या अंजाम होता, ज़रा सोचिएगा। आगे आते हैं। इसी तरह से जो मौजूदा फार्म 47 के करप्ट टोला है, इन्होंने हर जगह पे अपने मर्जी के लोग बैठाए हैं, चाहे वो मीडिया हो, एंकर हो, पुलिस के अंदर हो, किसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, किसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो, किसी भी इदारे में हो, इन्होंने अपने वो स्पोक पर्सन बैठाए हुए हैं जो जिनको ये चाबी देते हैं और वो बोलते हैं, फिर चाबी देते हैं वो खामोश हो जाते हैं। जिस तरह से रिमोट दबाते हैं, जिधर टर्न करते हैं वो टर्न हो जाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया का बड़ा नाम, पुराना नाम, अगर हम जैसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि इस वक्त उनकी जो लातें हैं, वो टांगे हैं, वो कब्र में हैं, इस उम्र में वो हैं जनाब नजम सेठी साहब, जिन्होंने करप्शन का शायद कोई दरवाज़ा ऐसा छोड़ा नहीं जिसको ना सिर्फ खोला बल्कि उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना हो, मीडिया के अंदर हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, प्लाट लेने हों या बाकी करने हों। तो नजम सेठी साहब ने ये कहा, ये जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो समाअत हो रही थी जिसमें जज ने ये कहा कि ये जो मिसिंग पर्सन है, इस हवाले से उन्होंने जो तलब किए, जो कंसर्न बंदे थे जिसमें पुलिस के भी थे, इस्टेब्लिशमेंट के भी थे, ISI या दीगर जो एजेंसियों के बंदे थे, जज ने कहा जी कि ये हाज़िर हों और ये जवाब देंगे ये बंदे कहाँ जाते हैं। ये अहमद फराद के जो हमारा कश्मीर का शायर है, इसके अगवा होने के बाद ये केस ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो नजम सेठी साहब चैनल पे बैठकर ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं ये कहीं जजेस के पास या अदालत में जाकर पेश हों, क्योंकि ये दुनिया में कहीं पेश नहीं होते। ना ये इंडिया में पेश होते हैं, ना ये अमेरिका में पेश होते हैं, ना दीगर मुल्कों में पेश होते हैं। इसी को कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल बदयांती, डिसऑनेस्टी, इसी को कहते हैं कि शऊर को बेचना, और इसी को कहते हैं कि अपने कलम का, अपने लफ्ज़ों का, अपनी दानिश का सौदा करना। नजम सेठी साहब जिनको बहुत बड़े साफ़ी जो हैं उनको उस्ताद भी मानते हैं, और वो उनके उस्ताद भी होंगे और बड़े इंटेलेक्चुअल भी होंगे। ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर जो सरज़मीन है, इसके जो खेत है, इस खेत से फिर यही कुछ निकल सकता है। तो ऐसे खेत से अगर कोई थोड़ा सा टांडा मजबूत हो, जिसकी सिटी थोड़ी बेहतर हो, तो हम कह सकते हैं कि फसल अच्छी है। तो इस खेत के अंदर, इस मिट्टी से फिर नजम सेठी जैसे दानिश्वर ही आ सकते हैं। तो नजम सेठी साहब ये भूल गए कि इन्होंने अगली बात ये नहीं कही कि आज तक हमने कहीं तारीख में नहीं पढ़ा कि इंडिया में जो मिसिंग पर्सन हैं, जो लोग गायब हुए हैं, वो उनमें से साफ़ी हुए हों, उनमें आम आदमी हुए हों, उनमें शायर हुए हों, उनमें अदीब हुए हों, उनमें सियासी कारकुन हुए हों। ना ये वाली बात हमने अमेरिका की किसी तारीख में पढ़ी, ना यूरोप के किसी उसमें पढ़ी। उसमें मिसिंग पर्सन होंगे वो लोग होंगे जो इंतहाई लेवल पे जाकर के मुल्क की सलामती को ख़तरा होंगे, लेकिन दानिश्वर, राइटर, अदीब, शायर, सहाफ़ी या इस तरह के जो लोग हैं, आम आदमी जो सियासी नज़रिया रखते हैं, जो अपने हक़ और सच की बात करते हैं या अपने नज़रिए की बात करते हैं, या उनको इस तरह से घंटों के अंदर हज़ारों की तादाद में, ना इंडिया में कोई मिसिंग हुआ, ना यूरोप में मिसिंग हुआ, ना बरतानिया में मिसिंग हुआ। जो हाल बलूचिस्तान का है वो दुनिया के किसी मुल्क का नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर है वो दुनिया में किसी मुल्क का नहीं है। अब इन्होंने कश्मीरियों को भी उठाना शुरू कर दिया, और ये भी तारीख़ के अंदर अजीब दुनिया की तारीख़ होगी कि वो कश्मीरी जिनको ना इधर रास्ता मिलता है ना उधर रास्ता मिलता है, वो भी अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और उनको गद्दार और दहशतगर्द करके उठाया जा रहा है। तो सेठी साहब ज़रा ये भी तो देखते कि कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर आपने एक तरफ किया, दूसरी तरफ नहीं किया। इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती यही है कि इस वक्त पूरी की पूरी
जो स्टैब्लिशमेंट है, जो मीडिया के अंदर साफ़ी भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स में है, उसमें आम आदमी भी हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ टीवी पे पैसे देकर इसलिए बिठाया जाता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करो, ज़हर उगलो और ये कहो कि ये दहशतगर्द, और इसका नाम लेने वाले, इसके हक़ में बात करने वाले भी मुल्क दुश्मन हैं। और इस मुल्क के साथ अगर इस तरह के लोग इंटेलेक्चुअल हों या इस तरह के मामलात हों, तो फिर आगे मुल्क कहाँ जाता है और मुल्क के मुस्तकबिल क्या है, ये आप फ़ैसला करें। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।